नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी साउथ कोरिया के एक खतरनाक अपराधी की है जो महिलाओं के साथ ही अपराध करता था। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। साउथ कोरिया, साल 2004। एक मसाज पार्लर के मालिक ने नोटिस किया कि उसकी जो कर्मचारी थी, वो लड़की जो लोगों की मसाज करती थी, वो गायब हो रही थी। कोई उन्हें फ़ोन करके मसाज के लिए बुलाता और फिर वह लड़कियां वापस नहीं लौटती थीं। तो उसने ये बात पुलिस को बताई। तो पुलिस ने इस किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जब उस किडनैपर ने अगली बार मसाज पार्लर पर कॉल किया तो पुलिस वालों ने बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो उन्हें लगा कि यह शायद कोई आम किडनैपिंग केस है, पर जब उस आदमी ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि उसने 26 लोगों का मर्डर किया है। और इतना ही नहीं, उसने उन लोगों को मारने के बाद उनका लीवर निकाल कर खाया था। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। आगे मैं आपको इस सीरियल किलर का ओरिजिन और उसके बारे में सारे ब्रूटल मर्डर के बारे में बताऊंगा, जो शायद आप लोगों से सुने भी ना जाएं। और अगर सुन सकते हैं तो सुनिए। इस सीरियल किलर यू यंग चूल यू यांग का जन्म 1970 में एक गो चंग नाम की जगह पर हुआ था। यू की फैमिली बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आई। दूसरे बच्चे उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। यू की स्कूल लाइफ तो ट्रेजिक थी ही, और ऊपर से उसके घर पर भी हालात बेहतर नहीं थे। उसकी जो माँ थी वह तो बचपन में ही उन्हें छोड़कर कहीं भाग गई थी, और उसके बाद यू के पापा ने ही उसे पाला और पोसा था। उसकी जो सौतेली माँ थी वह उसको बहुत गाली देती और मारती थी। उसकी ज़िंदगी में शायद एक ही ऐसा इंसान था जिसे वह अपना कह सकता था, उसके पापा। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन वो भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी यू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने डिसाइड किया कि वह पढ़ लिख कर खुद को इस गरीबी के चंगुल से निकालेगा। उसने एक आर्ट स्कूल में अप्लाई कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उस स्कूल ने यू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। आर्ट स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद 1988 में एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसका लक्ष्य तो बस पैसे कमाना ही था, तो वह पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी चोरियां करने लगा, जिसकी वजह से 18 साल की उम्र में उसे 8 महीने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया और वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया और क्लासेज बंक करने लगा, जिसकी वजह से वह फेल हो गया। उसके क्राइम्स दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे। अब उसने लोगों की गाड़ियां चुराना शुरू कर दिया था और 1991 में वह अपने लैंडलॉर्ड के घर से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया और उसे 10 महीने की जेल हुई। यू का ऐसा पास्ट होने के बावजूद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने उससे शादी कर ली और उन दोनों को एक बच्चा भी हो गया। आप लोगों को याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यू मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों को किडनैप करता था। तो एक बीवी और बच्चा होने के बावजूद भी यू एक ऑनेस्ट फैमिली मैन बन के नहीं रहा। वो शादी के कुछ ही टाइम बाद अपनी पुरानी चोरी चकारी वाली ज़िंदगी में लौट गया। कभी पैसे चुराने के लिए तो कभी गाड़ियाँ। यू कई बार जेल गया, पर ये तो छोटे मोटे ऑफेंस थे जो किसी को हर्ट नहीं कर रहा था। हद तो तब हो गई जब यू इलीगल पोर्नोग्राफी बेचते हुए पकड़ा गया और इस बार उसे 2 साल की जेल हुई। जहां एक तरफ यू बार बार जेल जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ अकेले उसके बच्चे को पाल रही थी।
लेकिन इस बार जेल से निकलने के बाद यू एक इतना घिनौना काम कर देता है कि उसकी वाइफ भी उसका साथ छोड़ देती है। यू ने एक 15 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका रेप किया और इस क्राइम के लिए उसे सिर्फ 3 साल और 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। और जब वह जेल में था तो उसकी वाइफ ने उसे फाइनली डाइवोर्स दे दिया कि इतना सब हो जाने के बाद यू को फाइनली अकल आ जाएगी। लेकिन नहीं, जेल में यू ने एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जाना जो सिर्फ अमीरों की जान लेता था। यू उससे काफ़ी प्रभावित होने लगा और धीरे धीरे उसके मन में अमीर लोगों के लिए काफ़ी नफरत पैदा हो गई। और इतना ही नहीं, डाइवोर्स के बाद उसके मन में लड़कियों के लिए भी काफ़ी नफरत पैदा हो गई। और जेल से बाहर आने के बाद वह कुछ ऐसा करता है जिससे पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। यू ने फैसला किया कि वह अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने के लिए उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। और इतना ही नहीं, उसने यह भी प्लान किया कि अपनी वाइफ को मार देने के बाद वह अपने बच्चे की भी जान ले लेगा। यही सब सोचकर उसने अपने काम को पूरा करने के लिए एक ऐसा हथौड़ा खरीदा जिसे एक बार घुमाते ही सामने वाला दम तोड़ दे। और इतना ही नहीं, उसने उसका हैंडल एक छोटे हैंडल से रिप्लेस कर दिया ताकि उस पर उसकी अच्छी पकड़ बनी रहे। हथौड़े के साथ साथ उसने एक चाकू और ग्लव्स भी ले लिए है और अब उसे अपनी यह टेक्निक टेस्ट करनी थी ताकि जब वह उन्हें सच में मारने जाए तो वह चूके नहीं। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वह स्ट्रीट डॉग्स को एक सुनसान जगह पर ले जाता और उन्हें हथौड़े से बहुत बेरहमी से मारता था और तब तक मारता था जब तक वह मर नहीं जाते। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए उसने न जाने कितने स्ट्रीट डॉग्स की जान ले ली। उसके इस कृत्य पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यू यंग में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अपने वेपन्स को टेस्ट करने के बाद जब वह असली में अपने बीवी बच्चों को मारने गया तो पता नहीं क्यों उसने उनकी जान नहीं ली। पर अब उनकी जान के बदले कोरिया में काफ़ी लोगों की जान जाने वाली थी। यू ने साउथ कोरिया की अमीर फैमिलीज को अपना टारगेट बनाया। 24 सितंबर 2003 उसके पहले विक्टिम का नाम था ली योक्स ली, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। वह अपनी वाइफ के साथ रहते थे। सुबह के 10 बजे यू प्रोफेसर ली के घर में ज़बरदस्ती घुस गया और प्रोफेसर ली के गले में उसने कई बार चाकू से वार किया और तब तक करता रहा जब तक ली मर नहीं गए। ली की जान लेने के बाद यू ने उनकी वाइफ को भी अपने हथौड़े से बेरहमी से मार दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ की जान लेने के बाद वह वहाँ से सारा खून साफ करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। खून साफ करने के साथ साथ उसने उनका पूरा घर भी बिखेर दिया, यह सोचकर कि पुलिस वालों को लगे कि यहाँ पर कोई चोरी करने आया था। यू ने पुलिस से बचने का दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी कर दी। उसने उस घर से कुछ चुराया ही नहीं, जिससे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यह कोई चोरी की घटना नहीं है। केवल दिखाने के लिए ऐसा सीन बनाने की कोशिश की गई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यू यंग के जूतों के निशान भी मिले, लेकिन उन्हें यू यंग नहीं मिला। 9 अक्टूबर 2003 की इस भयावह घटना के कुछ ही हफ्तों बाद यू को अपना अगला टारगेट मिल गया था। वो दोबारा सुबह सुबह एक अमीर के घर में घुस गया और घर में घुसते ही उसने एक 85 साल की दादी माँ मिली और उस दरिंदे ने उन्हें बिना कोई दया दिखाते हुए मार दिया। उनकी जान लेते ही उसी समय पर उस घर की मालकिन आ गई तो यू ने उन्हें भी ज़बरदस्ती घर के लाउंज में ले गया और उसे फोर्स किया कि वह अपने घुटनों पर बैठ जाए ताकि वह उसे आसानी से मार सके। लेकिन उस औरत ने यू को मना कर दिया और उसे कहा कि उसका हस्बैंड और उसका बेटा घर पर ही है। यह बात उस लेडी ने यू को डरा कर भगाने के लिए कही होगी।
लेकिन यह उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। यू ने गुस्से में आकर उस लेडी को बेरहमी से मार दिया और फिर उसके बच्चे को ढूंढने लगा। उस औरत का जो बेटा था वह डिसेबल था, तो यू उसे जबरदस्ती लाउंज में ले गया और उसके सर पर जोर से हथौड़ा मारा और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उस औरत का जो हस्बैंड था वो एक्चुअली में घर पर नहीं था, तो यू बस इन तीनों की जान लेकर वहां से भाग गया। इस बार भी पुलिस को सेम जूतों के निशान मिले जो उन्हें पिछले क्राइम सीन पर मिले थे। उनको यह बात समझ में आ गई थी कि ये सारे मर्डर एक ही आदमी से जुड़े हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि यू यंग एक और घर में घुस गया। वहां उसे एक 70 साल की औरत मिली जो उसे उनके बाथरूम में ले गया और उसे ब्रूटली अपने हैमर से मारना शुरू कर दिया। उन्हें मरा हुआ समझ के यू यंग वहां से भाग गया, लेकिन वह औरत जिंदा थी। उनका बेटा जब घर आया तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर की कोशिश के बाद भी वह नहीं बची। इस क्राइम सीन पर भी पुलिस को सेम ही फुटप्रिंट्स मिले। इस पॉइंट पर मीडिया और न्यूज़ चैनल्स भी सवाल करने लगे थे कि इन तीनों केसेज में इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं, कहीं ये तीनों केसेज आपस में लिंक तो नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरिया की सड़कों पर एक साइकोपैथ सीरियल किलर घूम रहा है? पर पुलिस और अथॉरिटीज ने इन बातों से बिल्कुल इनकार कर दिया ताकि साउथ कोरिया की पब्लिक में पैनिक न क्रिएट हो। अगर उस टाइम पुलिस सब कुछ सच सच बता के लोगों को अलर्ट कर देती तो शायद आगे और जाने ना जाती। 18 नवंबर 2003 को एक बार फिर यू यंग साउथ कोरिया के वेल्दी रीजन के एक अमीर घर में घुस गया। घर में घुसते ही उसे सबसे पहले वहां की हाउसकीपर मिली, जिसे डरा धमका कर वह हाउस ओनर के रूम में पहुंच गया, जिसका नाम था किम। उस रूम में किम अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। अपने सारे पहले की हत्याओं में यू यंग ने ऐसी सिचुएशन कभी भी फेस नहीं की थी। यू अपने चाकू से उस हाउस ओनर को मारने लगा और जो हाउसकीपर थी वो मौका देखते ही उस बच्चे को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे पकड़ लेता है और वो बच्चा उससे छीन लेता है। लेकिन उसने उस बच्चे को मारा नहीं, उसने उसे दूसरे रूम में रख दिया और फिर वह उस हाउसकीपर के पास गया उसे जान से मारने। और इस पूरे एनकाउंटर में यू ने बस एक गलती कर दी थी, उसके हाथ पे कट लग गया था और उसका खून उस क्राइम सीन पर रह गया था। तो उससे बचने के लिए कि कहीं उस गिरी हुई खून की बूंद से पुलिस उस तक ना पहुंच जाए, यू यंग ने उस पूरे घर को आग लगा दी, जिसमें उन दोनों बॉडीज और उस बच्चे को अंदर ही छोड़कर उसने उस घर को और अपने एविडेंस को वहां जलते हुए देखा और फिर वहां से चला गया। वो दोनों बॉडीज तो जल गई, लेकिन वह बच्चा बच गया था और बाद में अपनी फैमिली को मिल गया। इस बार पुलिस वालों को फुटप्रिंट्स के साथ साथ एक बहुत ही क्रूशल एविडेंस मिल गया था, क्योंकि उस घर में सिक्योरिटी कैमरा लगा था और उस कैमरा में उसकी सारी करतूत कैद हो गई थी। उस सिक्योरिटी कैमरा के वीडियो फुटेज में उन्हें यू यंग दिख रहा है, जो घर को जलाने के बाद वहां से जा रहा है। इस फुटेज में उन्हें उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कुछ सुराग जरूर मिल गया। लेकिन इस घटना के बाद यू ने अपना पैटर्न बिल्कुल ही बदल दिया। उसने अमीर लोगों को टारगेट करना छोड़ दिया। अगर वह अपना पैटर्न यही रखता तो शायद पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेती। अब यू ने कहीं से एक पुलिस यूनिफॉर्म अरेंज कर ली और वह उस यूनिफॉर्म को पहनकर वहाँ की एस्कॉर्ट से पैसे मांगता। वो एक पुलिस वाले का रोल इतना बढ़िया से करता था कि वह उसका यकीन कर लेती और उसे पैसे दे देती। ऐसा कर करके उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वह एक 3rd फ्लोर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया।
हम सब यह तो जानते हैं कि यू को अमीर लोगों से सख्त नफरत थी और उसने काफ़ी अमीर लोगों की जान भी ली थी, लेकिन अब उसकी ये नफरत अमीर लोगों से लड़कियों की तरफ शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उसे एक एस्कॉर्ट से प्यार हो गया था। और जब उसने उस एस्कॉर्ट को प्रपोज किया तो उसके डिस्गस्टिंग पास्ट को देखते हुए उसने उसे मना कर दिया। इससे उसकी नफरत को बहुत बढ़ गया। 16 मार्च 2004 यू ने एक पुलिस वाला बनकर एक एस्कॉर्ट को बुलाया और फिर उसे वह अरेस्ट करके अपने अपार्टमेंट पर ले गया, जहां उसने उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और यह तो कुछ भी नहीं, उसे मारने के बाद यू ने उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और अपने अपार्टमेंट में टांग दिया। यू 3rd फ्लोर पर रहता था, तो उसके लिए उस बॉडी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक सो गैंग नाम की यूनिवर्सिटी के पीछे दफनाया। यू ने जहां उस लड़की को दफनाया था उसने वह जगह मार्क कर दी, और वह जगह उसने इसलिए मार्क की ताकि वह अपने नेक्स्ट विक्टिम को वहां न दफनाए, जो हमें बताता है कि उसका रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यू का अगला विक्टिम कोई अमीर या कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, उसका अगला विक्टिम एक फार्मास्यूटिकल ओनर था, वो भी इसलिए क्योंकि उसने उससे एक वायग्रा खरीदी थी, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो गुस्से में आके यू ने वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और उस आदमी को अरेस्ट करके उसी की गाड़ी में ले गया। इससे पहले कि वो आदमी रियलाइज करता कि कुछ तो गड़बड़ है, यू ने अपना चाकू निकाला और उस आदमी के सर और गर्दन में मार दिया। खुद को बचाने के लिए उस आदमी ने अपना बचाव भी किया। फिर यू ने अपना हैमर निकाला और उस आदमी के सर में 20 बार मारा। इतने अटैक के बाद उस टॉप ऑनर का बच पाना जाहिर ही है कि नामुमकिन था। यू ने उस ओनर और उसकी कार को जला दिया और फिर वहां से भाग गया। इस इंसिडेंट के बाद यू ने रेड लाइट एरिया के एस्कॉर्ट को ही टारगेट किया। वो उन्हें फ़ोन करके बुलाता और अपने अपार्टमेंट में ले जाता और फिर वहां उन्हें बेरहमी से मार देता। उन्हें मारने के बाद वह उनकी बॉडी के टुकड़े करता और फिर उन्हें कोई सीक्रेट जगह पर दफनाता। यू ने यह सेम चीज़ अगली 9 लड़कियों के साथ की और तब कहीं जाकर एक मसाज पार्लर ओनर ने यह पैटर्न नोटिस किया और तब यू का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक पार्लर के ओनर ने नोटिस किया कि उसकी एक मसाज कर्मचारी एक क्लाइंट के पास तो गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। जब उसने आसपास वाले पार्लर से कांटेक्ट किया तो उसे पता चला कि ऐसा कई लड़कियों के साथ हुआ है। ये लड़कियां ज़्यादातर अपनी फैमिली से भाग के आई होती हैं या फिर इनके आगे पीछे कोई नहीं होता। यह ज़्यादातर अकेली ही रहती हैं, तो अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए या फिर गायब हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलता। उस पार्लर के ओनर ने यह नोटिस किया कि एक ही नंबर से 2 एस्कॉर्ट बुलाई गई थी और वो दोनों एस्कॉर्ट अलग अलग पार्लर की थीं और वो दोनों ही एस्कॉर्ट मिसिंग थीं। इतना ही नहीं, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि जिस नंबर से एस्कॉर्ट बुलाई जा रही थी वो एक एस्कॉर्ट का ही नंबर था। यू यंग एक एस्कॉर्ट का ही मोबाइल लेकर उसी मोबाइल से उन्हें कॉल कर रहा था। शायद इतने सारे मर्डर करने के बाद भी न पकड़े जाने के बाद यू यंग थोड़ा लापरवाह हो गया और तभी उससे ऐसी गलती हो गई और उस गलती को उस मसाज पार्लर वाले ने पकड़ लिया और फिर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस और उस पार्लर के ओनर ने मिलकर यू यंग को पकड़ने का प्लान बनाया। जब अगली बार यू यंग ने एक एस्कॉर्ट को फ़ोन करके बुलाया तो पुलिस वालों ने उसे वहां उस स्पॉट पर पकड़ लिया और उसके फ़ोन की जब जांच की गई तो उसका फ़ोन उसी एस्कॉर्ट के फ़ोन से मैच हो रहा था जो मिसिंग थी। पुलिस वालों को उनका किडनैपर मिल चुका था
वो उसे अरेस्ट करके इंट्रोगेशन के लिए ले गए और तब उन्हें पता चला कि यह कोई आम किडनैपर नहीं है। यू पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उसने उन लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया, लेकिन यू ने इस इल्ज़ाम से साफ इनकार कर दिया और उसने बताया कि उसने अभी तक लगभग मकान मालिक से लेकर रेड लाइट एरिया की एस्कॉर्ट तक कुल 26 लोगों की हत्या की है। जब यू यह सब कन्फेस कर रहा था तो इस इंट्रोगेशन के टाइम कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। यू ऐसा शो करने लग जाता है जैसे उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ है और पुलिस वाले उसके हैंडकफ्स खोल देते हैं और उसे वहीं छोड़कर मदद लेने चले जाते हैं और वो वहाँ का गेट भी खुला छोड़ देते हैं। यू गेट खुला देखकर वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने लगता है। इट्स सो स्ट्रेंज कि पहले तो यू ने सब कुछ कन्फेस कर लिया, पर अब वो भाग कर घर जा रहा है सारे एविडेंस को मिटाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और यू को फिर उन सारी साइट्स पर ले गया जहां उसने लोगों को दफनाया था। इतना ही नहीं, यू ने उन ऑफिसर्स को यह भी बताया कि उसने उसके काफ़ी विक्टिम्स के आर्गन निकाल कर खाए भी थे, और ये सही भी था क्योंकि काफ़ी सारे विक्टिम्स के आर्गन्स मिसिंग थे। यू का कोर्ट में ट्रायल किया गया और जो जज थे वो काफ़ी दयालु थे, लेकिन उसने जज पर भी अटैक किया और जब वह कस्टडी में था तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। काफ़ी सारी बहस के बाद फाइनली वो जजमेंट आया जिसमें वो दोषी पाया गया और उसे फांसी की सज़ा हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं इस चैनल पर, आप उन्हें देखें और इस वीडियो के साथ साथ उन वीडियोज को भी प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।